ये आज का पेपर है जीएस पेपर 2। तो ओवरऑल जो जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 दोनों का एग्जाम हो गया यूपीएससी 69th के लिए। तो निश्चित रूप से जब भी मेंस होता है उसके पहले एक अनसर्टेनिटी बनी रहती है कि भाई पता नहीं क्या पूछा जाएगा। और हम लोगों का जो अप्रोच होता है वो अप्रोच दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक होता है विजिबल और दूसरा होता है इनविजिबल। यानी ऐसे टॉपिक्स सारे सेक्शन का जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 2 के जो टोटल 7 सेक्शन है, 7 सेक्शन में फोकस ये रहता है कि जो विजिबल पार्ट है उसको करिए, इनविजिबल पे मत जाइए। इनविजिबल से रिजल्ट डिसाइड नहीं होता है, विजिबल से रिजल्ट रिजल्ट डिसाइड होता है। हिस्ट्री कल्चर का जो टॉपिक्स जो आपने 18-20 टॉपिक जो बना रखा है, या करंट अफेयर्स के जो भी नेशनल और इंटरनेशनल और बिहार का डेटा इंटरप्रिटेशन के जो टोटल 4 टॉपिक हैं, उस 4 टॉपिक में से 2 क्वेश्चन आता है। उसके बाद जाएंगे तो आपका पेपर 2 में जा रहे हैं तो पॉलिटी का, या उसके बाद ज्योग्राफी इकोनॉमी सेक्शन 2 होता है, और साइंस टेक्नोलॉजी का। तो कहा जाता है कि भाई जो विजिबल पार्ट है उस पे फोकस करिए और उसका अच्छे से कमांड करिए उस कंटेंट पे, विजिबल वाले पे। तो आप फिर उसके साथ खेल पाएंगे। खेल पाने का मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन का ओरिएंटेशन अगर चेंज भी होता है तो उस कंटेंट को यूज करके आप क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। यही होता है, फोकस यही ओरिएंटेशन रहता है। और इसीलिए कई बार ये हम लोग बताते भी हैं कि जो प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन के जो 3 पार्ट हैं उसके 3 स्टेजेस हैं। एक स्टेज में है कि भाई जो लिस्ट ऑफ टॉपिक्स आपने फाइनलाइज किया है उसका आप कॉपी बना लीजिए। कॉपी का मतलब ये हुआ कि हिस्ट्री कल्चर का एक कॉपी, करंट अफेयर्स का एक कॉपी, डेटा इंटरप्रिटेशन का एक कॉपी, पॉलिटी का एक कॉपी, उसका इकोनॉमी का एक कॉपी, ज्योग्राफी का, इंडियन ज्योग्राफी का एक कॉपी और साइंस टेक्नोलॉजी का एक कॉपी। इतने 7 कॉपी आप बना लीजिए, ठीक है। और उस कॉपी को पहले फेज में क्या होगा, कॉपी बना लीजिए। आपके पास कम से कम एक डिफाइंड सोर्स आ जाना चाहिए। मुझे क्योंकि एग्जाम हॉल में परफॉर्म करने के लिए नॉलेज चाहिए, और नॉलेज के लिए 10 चीज को एक एक बार पढ़ने के बदले एक चीज को 10 बार पढ़ना पड़ेगा, तब आपको नॉलेज होगा। और नॉलेज होगा तो वो एग्जाम हॉल में यूज होगा। यही हम लोग का अप्रोच रहता है। तो एक सोर्स आपके पास आ गया। जो सेकंड फेज होता है वो होता है कि जब कॉपी आ गया, आप उसको याद कर रहे हैं, तो पहले फेज, सेकंड फेज में आप टॉपिक लिखिए। टॉपिक लिखने का मतलब ये हुआ कि जैसे हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग लिख दिया, ऑर्गेनिक फार्मिंग को हमने पूरे अपने मन से एकदम टॉपिक को जो नोट्स में था, ठीक है, नोट्स के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, ऑर्गेनिक फार्मिंग को नोट्स को बंद करके लिखा। मॉनसून सर ने पढ़ाया, साइक्लोन मॉनसून पढ़ाया, आपने उसको बंद करके लिखा, ठीक है। चंपारण आंदोलन, आपने चंपारण मूवमेंट है उसको आपने बंद करके लिखा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं टॉपिक लिखना। सोर्स को देख करके नहीं, ठीक है, उसको बंद करके। और ये आप आसानी से एक बिगिनर, या कहा जाए कि जो प्रिपरेशन के लिए चल पड़ा है, वो आदमी ये काम आसानी से कर सकता है कि पहले उसने टीचर के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग कॉपी बनाया और उस कॉपी को कई बार पढ़ा, और उसके बाद वो उस कॉपी को बंद करके उस टॉपिक को वो लिख डाला। अब आप समझ रहे हैं कि ऐसा कब कर पाएंगे, जब आप उसको 10 बार पढ़े रहेंगे तो आपको याद रहेगा, याद रहेगा तो आप टॉपिक लिख लेंगे। टॉपिक के लेवल पर आ जाना, 80-90% टॉपिक का कंटेंट प्रोड्यूस कर देना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है फर्स्ट राउंड में। और थर्ड जो स्टेज होता है उसमें कहा जाता है वो जो टॉपिक आपने लिखा उसके अगले, तो इससे इस दोनों लेवल से एक आपके अंदर में एक मैच्योरिटी आ रहा है, कंटेंट पर कमांड हो रहा है। तब जाकर के उस टॉपिक का, वो जो टॉपिक है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे, जिसमें कि हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर ओरिएंटेशन रहे, यूज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर साइंटिफिक डेवलपमेंट, फॉर सोशल डेवलपमेंट, विज्ञान प्रौद्योगिकी का सामाजिक विकास में योगदान। तो आपके पास सारे टॉपिक, अगर स्पेस टेक्नोलॉजी याद होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी याद होगा, बायोटेक्नोलॉजी याद होगा, ठीक है, ये सारे टॉपिक, या रिन्यूएबल एनर्जी आपको याद होगा, तो आसानी से आप उसका सोशल यूज कर लिख पाएंगे। साइंस टेक्नोलॉजी का इंडस्ट्रियल यूज आप आसानी से लिख पाएंगे। लेकिन पता चला कि जैसे बायोटेक्नोलॉजी का इंडस्ट्रियल यूज आपने लिख रखा है, उसी तरह से इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इंडस्ट्रियल यूज आप लिख सकते हैं बड़े आसानी से, ठीक है। उसी तरह से मान लो स्पेस टेक्नोलॉजी का इंडस्ट्रियल यूज आप आसानी से लिख सकते हैं। तो आपको अगर टॉपिक याद है तो उसका एप्लीकेशन आप क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। लेकिन जब टॉपिक ही नहीं याद है तो क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग, या सीधे आपके पास कोई सोर्स है नहीं, याद है नहीं, टॉपिक याद है नहीं, और सीधे अगर आप क्वेश्चन पर जंप करेंगे तो हाथ पर टूटेगा कि नहीं टूटेगा? टूटेगा। ये ज्यादा प्लान प्रिपरेशन का तरीका भी नहीं हुआ। प्लान प्रिपरेशन का तरीका ये हुआ कि पहले अपने चैलेंज को आइडेंटिफाई करिए, उसके अकॉर्डिंग अपना सोर्स डिफाइन करिए, उसको 10 बार पढ़िए, पढ़ करके उसको बंद करिए, बंद करके उस टॉपिक को लिख डालिए,
ठीक है, उसको डायग्राम में लिखना हो, जैसा भी लिखना हो, और उसके बाद फिर कोशिश करिए क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड जितने तरह से क्वेश्चन बन सकता है उतने तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। और ये डिफिकल्ट, सबसे डिफिकल्ट वाला फेज कौन सा है? यही वाला। ठीक है, लेकिन ये तब हो पाएगा जब आपके पास ये इसके पहले वाले जो 2 स्टेज हैं उसको कंप्लीट किए रहेंगे। क्लियर है? जिसने ऐसा किया, वो जो विजिबल टॉपिक्स है उसका टॉपिक उसको याद था, क्वेश्चन के डिमांड, क्वेश्चन का अब जो क्वेश्चन का चैलेंज आया हुआ है, इस नॉलेज को यूज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। पेपर, कल का भी पेपर हम लोगों ने देखा था कि पेपर बहुत ज्यादा, मैंने कहा जाए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेपर नहीं था, इनविजिबल पार्ट कम थे, बहुत ही कम था इनविजिबल। आज का जीएस सेकंड पेपर बहुत चैलेंजिंग होता है, क्योंकि इसमें सारे डायनेमिक, 4 डायनेमिक सेक्शन इसमें होते हैं, पॉलिटी का, इकोनॉमी का, ज्योग्राफी का और साइंस टेक्नोलॉजी। मैंने जो पेपर देखा उसमें यही था कि पेपर सेक्शन जो बी है उसमें उन्होंने सेक्शन 2 जो है उसमें उन्होंने थोड़े चेंज किया है, और चेंज करके उसमें ज्योग्राफी का वेटेज को बढ़ाया है। और ये इस बात पे भी कई बार डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कौन सेट कर रहा है। अगर मान लीजिए जो क्वेश्चन सेट करने वाला है उसको इकोनॉमिक्स टेंशन देता होगा तो उसको वो क्या करेगा, उसको छोड़ देंगे। वो कई बार इकोनॉमिक्स वाले होंगे तो इकोनॉमिक्स को बढ़ा देंगे और बैलेंस लेना चाहिए, लेकिन सेक्शन 2 को उन्होंने थोड़े से डाइल्यूट किया हुआ है। इकोनॉमिक्स इतना सारा पूरा देश विश्व सब जगह इकोनॉमिक्स चल रहा है और बीपीएससी थोड़ा उल्टे दिशा में चलता है, उसके पेपर में इकोनॉमिक्स, इस वाले पेपर में इकोनॉमिक्स गायब है, इकोनॉमिक्स कम है, नहीं है, ऑलमोस्ट नहीं है, और जो है उसका, ठीक है, उसका कम इंपॉर्टेंस है। या आप उसको लिखेंगे तो वैसे तो है, वो भी चैलेंजिंग है, लेकिन फिर भी इन्होंने ज्योग्राफी के ऊपर ज्यादा फोकस किया है इस बार। तो अपने यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, सुबोध सर ज्योग्राफी खूब पढ़ाते हैं, दिल खोल के पढ़ाते हैं। 20 कितने दिन पढ़ाते हैं? कम से कम 20 दिन तो पढ़ाते ही हैं। तो हमें लग रहा है कि मैं उम्मीद करता हूं कि जो वो सारी, लेकिन क्वेश्चन भी ऐसा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वेश्चन नहीं आया है, साधारण ही क्वेश्चन आया हुआ है, जो कि आदमी एक साधारण पढ़ाई से भी उसको लिख सकता है। पेपर देखिए, पेपर का पुराना फॉर्मेट था भाई, एक 3 सेक्शन में 3 कंपलसरी वाला है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 1, 5 और 7, 1, 5 और 7 ना, है? एक, हाँ, 1, 4 और 1, 4 और 7, 1, 4 और 7 ये है, शॉर्ट नोट्स के हैं, जिसमें कि सारे क्वेश्चन आपको कंपलसरीली करना है, जो नहीं आएगा वो छूटेगा, और उसके बाद ऑप्शन के साथ है। पेपर में चलिए, पेपर अगर देखते हैं तो इसमें एक जैसे क्वेश्चन आया है जो सेक्शन 1 है, जनरल स्टडीज 1 है, टेस्ट सीरीज में से सब क्वेश्चन घुमा घुमा के आदमी 10-12 टेस्ट लेने के क्रम में क्या होता है कि बोर हो जाता है, क्वेश्चन ही नहीं मिलता है पूछने के लिए, तो यही सब गोल गोल क्वेश्चन घुमाते रहते हैं। सब लोग जानते भी हैं इस चीज को, हर टीचर पढ़ाते। भारतीय इसमें जाएंगे, क्रिटिकली एग्जामिन द बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी रिगार्डिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये अननोन क्वेश्चन, जो बेसिक स्ट्रक्चर, केशवानंद भारती और बेसिक स्ट्रक्चर कंसेप्ट सब जानते हैं, हम लोग भी उसको कई बार। नेक्स्ट है, इज रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस जस्टिफाइड, कमेंट, बड़ा ही सामान्य सा क्वेश्चन है। ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन 10% रिजर्वेशन कितने, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया, उसके बारे में 2-3-4 लाइन लिख करके, और हाउ इट इज इंपॉर्टेंट, कथा कहानी लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वीकर सेक्शंस का। सी इसमें है कि क्रिटिकली डिस्क्राइब अबाउट द अमेंडमेंट प्रोसेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग जो अमेंडमेंट होता है वो पूछा, आर्टिकल 368 पूछा हुआ है, साधारण सी बात है, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वेश्चन नहीं है। बताइए, एक्सप्लेन हाउ प्रीएम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड ए ब्लूप्रिंट अबाउट द गोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सब जानते हैं कि इट्स अ फेस ऑफ, अभी हम लोग मॉक में भी पूछ रहे थे कि व्हाट अबाउट इंडियन प्रीएम्बल, सब जगह पूछा जाता है, सीरीज में भी होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीएम्बल, ठीक है, कई बार ये पूछा हुआ है, ये कोई नहीं, ये साधारण सा क्वेश्चन इसको कहा जाएगा, इसका कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन, तो 5 शॉर्ट नोट्स कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, सीधा सीधा सामने बेसिक स्ट्रक्चर सामने का ही है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सामने का ही है, ठीक है। उसके बाद जाएंगे तो आपका ये प्रीएम्बल सामने का ही क्वेश्चन है, उसके बाद जाएंगे तो ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन रिजर्वेशन का लॉजिक जो बाकी जगह होता है वो यहाँ ला करके चिपका देना है, अबाउट ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन, और जो रिजर्वेशन के जो के लिए जो लॉजिक दिया जाता है वो यहाँ भी आकर के चिपक जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा ये जाति कास्ट सर्वे, और उसके बाद बिहार में रिजर्वेशन, ये फेमस टॉपिक था इस बार के लिए, कोई अननोन क्वेश्चन, रिजर्वेशन और उसके फेवर और उसके अगेंस्ट, ये कोई अननोन टॉपिक नहीं था। लास्ट में एक ई ऑप्शन ई था, जातिगत जनगणना किस प्रकार से बिहार की राजनीति को प्रभावित करेंगी, इसका वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब हाउ कास्ट सेंसस, ये तो हम लोगों ने भी कुछ बिहार की राजनीति, देश की राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस तरह के हम लोगों ने भी शॉर्ट नोट्स टेस्ट सीरीज में, और ये कोई अनकॉमन क्वेश्चन नहीं है भाई, किया ही गया था, हम लोग भी क्लास में बार बार चर्चा करते हैं, किया ही गया था,
ये पॉलिटिकल रीजन से ये सब किया ही गया है जातिगत सर्वे। अदरवाइज जातिगत सर्वे जो कराया गया तो उसका अगर बिहार में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कोई अगर इसका पर्पस होता तो पहले तो इस जो रिपोर्ट आया था उस रिपोर्ट पे एक हाई पावर कमिटी बना देते, उस कमिटी द्वारा इस रिपोर्ट को पूरी तरह से उसको पहले स्टडी कराते और जहां जहां जो रिकमेंडेशन था जहां जहां उसके अकॉर्डिंग मास लेवल पे इनको स्टेप्स लेने चाहिए थे भाई जहां जहां था। तो इन्होंने क्या किया, वो सारे में से एक वाला निकाल करके और उसी को जो जनरली मेंस में क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि पॉलिटिक्स ऑफ रिजर्वेशन, तो भारत में हमेशा रिजर्वेशन को पॉलिटिक्स के रूप में लिया हुआ है और कहा भी जाता है कि ये मैंने एक तरह से कहा जाता है कि अपने वोटर्स को एक झुंझुना पकड़ाने वाली बात हो जाती है। अगर आप अदरवाइज बोले तो मैंने थोड़ा सा हार्श बोले तो यही होता है कि ये जनता को एक झुंझुना पकड़ाने वाली बात है। भाई 13-14 करोड़ की जनसंख्या में पता चला सरकारी नौकरियां निकलती कितनी है, उन सरकारी नौकरियों में 10-15% रिजर्वेशन अगर बढ़ा देंगे तो किसी को छीन करके किसी को आपने दे दिया, तो जिसको दिया उसका भी क्या होने वाला है और जिससे लिया उसका भी उसके ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है। 10% 1 लाख नौकरी निकलेगा तो 15,000 नौकरी बढ़ेगा, 15,000 फैमिली के यहाँ एक एक नौकरी मिल जाएगा। खैर, तो हम ये नहीं बोलने जा रहे, इस तरह की चर्चाएं हमने क्लास में कई बार करी हुई है जिसमें बोल रहा है कि पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ, तो ये क्वेश्चन पूछ दिया है, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। मैंने जनरली नहीं होता है कि इनविजिबल कुछ ऐसा चीज पूछ दे जो आपके आंख के सामने से नहीं रहा हो, तो ऐसा कुछ इसमें नहीं है। पांचों के पांचों शॉर्ट नोट्स ऐसे हैं जिसको कि आप थोड़े से अपने लिखने में कहीं कहा जाता है ना कि कहीं वो ना हो जाए, इमोशनल ना हो जाए। अगर लिखने में इमोशनल नहीं होंगे तो सारे टॉपिक अच्छे टॉपिक हैं और 8 में 8-7 में 5-6 नंबर मिलना कोई मुश्किल बात नहीं है। नेक्स्ट अगर जाते हैं 2 नंबर में, बड़ा क्वेश्चन लिया हुआ है, तो इसमें डिस्कस द इंस्टीट्यूशनल रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेक्स्ट, डिस्कस देयर चेंजिंग रोल इन द प्रेजेंट। अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। आर्टिकल 74 का है, आर्टिकल 74 है, आर्टिकल 75 है, उसके बाद जाते हैं तो शायद 76 78 भी है, 78 है, 78 में है कि इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू अपडेट, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑन ऑल लेटेस्ट इश्यूज, इस तरीके से होता है। और बाकी अदरवाइज जाएंगे तो अदरवाइज भी जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट है, प्रेसिडेंट वर्कड ऑन द एडवाइस ऑफ, तो वहां से कुछ कुछ, तो ये 3 बड़े बड़े जो रिलेशंस हैं। आर्टिकल 74 प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट ही करते हैं प्रेसिडेंट, दूसरा ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट कैबिनेट अपॉइंट करते हैं, और 78 में है कि भाई उसको वो इन्फॉर्म करते हैं। इस तरह की बातें जो होती हैं, तो आप ये तो कोर है। अदरवाइज भी चाहे तो आप कुछ चीजों को खींच सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इज ए हेड ऑफ, उनके एडवाइस पर, ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा काम किया जाता है और कहाँ कहाँ काम किया जाता है, और पिछले दिनों में इसमें क्या चेंज आया है यही पूछ रहे हैं। तो हम लोगों के सब जगह पे लिखा हुआ है, प्रेसिडेंशियल एक्टिविज्म होता है क्या क्या, कैसे बैलेंस ऑफ जो प्रेसिडेंट का है, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। नेक्स्ट है कि इंडियन फेडरलिज्म इज फंडामेंटली रूटेड इन टू साइमल्टेनियस परस्यूट ऑफ नेशनहुड and embrace state-based cultural diversities and commitment to the larger Indian political community. Examine critically the nature of Indian model of federalism in the light of the, इस सब अभी हम टेस्ट सीरीज का डिस्कशन कर रहे थे तो उसमें भी आता था कि जो रीजनल पार्टीज हैं लुकिंग फॉर डिसेंट्रलाइजेशन और नेशनल पार्टीज हैं वो ओवर सेंट्रलाइजेशन, ठीक है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन में एक चाहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन हो, दूसरा चाहते हैं कि उस संदर्भ में इन्होंने लैंग्वेज डाल दिया है। कोर इशू यही है कि भाई एक तरफ से डाइवर्सिटीज की बात की जाती है, दूसरे साइड से सेंट्रलाइज जो इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर है उसका जो कोर इशूज है उसको डिस्कस करना है, जो चेंजेज आ रहे हैं उसको भी इसमें लिखना है आपको, ठीक है। तो ये हमेशा से ये रहा भी है, पिछली बार भी पूछा हुआ था वैसे। नेक्स्ट पूछा हुआ बिहार में गठबंधन की राजनीति के मूल सिद्धांतों की को विशेषता राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के दृष्टिकोण से विश्लेषित, एकदम पॉलिटिकल क्वेश्चन है। नहीं, जदयू और आरजेडी और जदयू और बीजेपी का जो रिलेशन है उसका नेशनल इंडिया अलायंस के सेंस में या क्या क्या जो आजकल हो रहा है, ठीक है, उस सेंस में ये क्वेश्चन पूछ रहा है। डिस्कस एनालाइज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कोलिजन पॉलिटिक्स इन बिहार फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, तो यहाँ तो कोई प्रिंसिपल ही नहीं है, यहाँ तो प्रिंसिपल एक ही है कि मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री बने रहना है, बस यही एक प्रिंसिपल है, एकमात्र प्रिंसिपल है, और तो कोई प्रिंसिपल कुछ है नहीं, सब हौच पच हो गया है, ठीक है। अब आरजेडी वालों को समझ में नहीं आता है कि वो किसका बर्थडे बनाए, नहीं, अब चूंकि ये चले जाते हैं, जो मुख्यमंत्री जी हैं वो चले जाते हैं वाजपेयी जी का मनाने, कभी अरुण जेटली का मनाने चले जाते हैं। अब आरजेडी के साथ समस्या है कि तेजस्वी को प्रोटोकॉल के अनुसार उनको भी इनके साथ रहना पड़ता है, जबकि आइडियोलॉजी के बेस पे जाएंगे तो तेजस्वी का आइडियोलॉजी अलग है और बीजेपी का आइडियोलॉजी अलग है। ये नीतीश कुमार जी हैं वो दोनों को मिक्सअप किए हुए हैं, और अभी बहुत अच्छा एनालिसिस हो रहा है कि किस तरह से नीतीश कुमार जी ने जो ये कदम उठाया
ये वाला एक दो बातें उन्होंने करी। एक जदयू का जो प्रेसिडेंटशिप आप खुद लिया, और दूसरे इन्होंने कभी भी ये मना नहीं, ये जो न्यूज में चल रहा है कि ये कभी भी पलटी मार सकते हैं, पाला बदल सकते हैं, इसको कभी इन्होंने खंडन अभी तक नहीं किया है। मैंने होता है ना कि भाई नहीं नहीं बोलना चाहिए इनको कि नहीं नहीं हम उसके बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहते, आपको ये बात बोलनी चाहिए। अभी तक एक बार भी इन्होंने ऐसा नहीं कहा है। पत्रकारों ने क्वेश्चन पूछा है तब भी नहीं कहा है। इसका मतलब है कि दोनों ऑप्शन, एक तो पार्टी, जैसे कुछ डिस्कशन में ऐसा आ रहा है कि इन्होंने पार्टी का चेयरमैनशिप लेकर के, जैसे ही पार्टी का चेयरमैनशिप प्रेसिडेंटशिप लिया, वैसे ही अपने वोटर्स जो इनके हैं, इनका एक अपना क्लास है वोटर का, विमेन है, ईबीसी है, इस तरह के इनके अपने एक वो है, उनको कॉन्फिडेंस आता है इनसे। उनको लगता है कि इनके रहने से हमारे हित, हमारे इंटरेस्ट है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहेगा, हमारे जो इंटरेस्ट हैं वो सुरक्षित रहेंगे। तो एक तो बात ये होती है इनके आने से। तो प्रेसिडेंटशिप लेकर के उन्होंने उस ग्रुप को एक वो कर दिया, सर्टेन कर दिया कि भाई हम, ठीक है, आप हमें वोट दे सकते हैं, मैं वैसा नहीं हूं कि मैं डेड नहीं हुआ हूं, मैं एग्जिस्ट करता हूं। फर्स्ट पार्ट। तो सेकंड पार्ट इसमें इन्होंने ये किया कि ये बीजेपी के साथ वाला, बीजेपी के साथ जा सकता हूं, इसका खंडन उन्होंने नहीं किया। तो इससे इनकी बार्गेनिंग पावर क्या हो गई है, बढ़ गई है। लालू जी तेजी से इनको, लालू जी चाहेंगे कि अपने साथ जोड़ के रखें, तो लालू जी जोड़ के रखना चाहेंगे तो लालू जी से बार्गेन करेंगे, और लालू जी चूंकि मजबूती से पकड़ के रखेंगे तो ये बीजेपी से बार्गेन कर सकते हैं कि देखो हम तो इधर हैं ही, ठीक है, अगर हमको अपने साथ लेना है तो आप हमारे मांग के अनुसार, हमारे डिमांड के अनुसार। तो इसीलिए लालू जी बोलते हैं कि मुख्यमंत्री जी जो अभी है, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, इनके पेट में दांत है, सब लोगों के मुंह में दांत होता है इनके। कहा जाता है कि इनका, लेकिन फिर आता है कि फिर इंडिया अलायंस के साथ इनका क्या, माने क्यों इनका इमेज खराब हो गया। तो उसके लिए कहा जाता है कि जो विधानसभा में जो इन्होंने जो वो दिया था, कास्ट सर्वे के ऊपर जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया था रिप्रोडक्टिव सिस्टम को लेकर के, तो उससे इनका इमेज बहुत खराब हुआ। और उससे इमेज खराब होने से ये हुआ कि इनके मेंटल स्टेटस को लेकर के डाउट हो गया। एक बात ये इनका खराब किया कि भाई ऐसे आदमी के ऊपर पूरा इंडिया अलायंस अपना अपना कैसे उसको स्टेक कैसे उसके ऊपर दे सकता है। और दूसरा चीज इन्होंने ये कर दिया कि भाई दूसरा चीज इसमें ये आ रहा है कि तो ये स्टेक, और दूसरा होता है कि अभी भी बीजेपी के साथ जाने का जो इशू है उसको मना नहीं कर रही है। तो इसमें यह भी रिस्क है कि इनको कन्वेनर अगर बना दिया जाए और तब अगर ये बीजेपी के साथ चले जाए, तब तो इंडिया अलायंस का सारा स्ट्रेटजी वो खत्म हो जाएगा। तो ये दो बातें हैं इसको लेकर के। तो खैर ये बड़ा ही थिक लाइन पर चलने वाली बात है, क्योंकि बिहार में जो कोलिजन है, तो इसमें अल्टीमेटली आपको टिके रहना है इस क्वेश्चन के ऊपर कि अबाउट कोलिजन गवर्नमेंट, आर्टिकल 74 में या आर्टिकल 163 में कहीं कोलिजन गवर्नमेंट की बात नहीं की गई है। ठीक है, उसमें सीधी सीधी बात है कि प्रेसिडेंट एंड गवर्नर विल अपॉइंट, ठीक है, विल अपॉइंट लीडर हु हैज मेजॉरिटी इन, लीडर हु हैज मेजॉरिटी इन लोकसभा एंड विधानसभा। जो विधानसभा होगा उसको मुख्यमंत्री बनाएंगे वो। और ये अब ये मेजॉरिटी कैसे आएगा, दैट विल बी डिसाइडेड ऑन फ्लोर ऑफ विधानसभा और फ्लोर ऑफ लोकसभा। वहीं से कोलिजन गवर्नमेंट का आता है, और फिर वहां से फिर ये प्रोविजन के साथ आप बिहार में चले जाएंगे। और बिहार में चले जाएंगे तो 1990 या बिहार में जो कोलिजन गवर्नमेंट का जो रहा है, जो हिस्ट्री रहा है, उसकी चर्चा करते हुए फिर उसके पीछे क्या प्रिंसिपल रहा है। मेन प्रिंसिपल यही है कि भाई एनीवे बिहार शुड बी डेवलप्ड। हम इसमें ये नहीं जाएंगे, इंटरनल पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे कि नीतीश कुमार जी का एक, बिहार के कोलिजन का एक ही पर्पस होता है, क्या, मुख्यमंत्री बने रहना, चाहे वो लालू जी के टाइम में हो, चाहे वो बीजेपी के टाइम, चाहे नीतीश कुमार जी के टाइम में हो। लालू जी के टाइम में भी यही था, भाई लालू जी या उनके परिवार के लोग, उनकी मैडम राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री रहनी चाहिए कोलिजन के साथ, ठीक है, नहीं तो अदरवाइज लालू जी ने कहा था कि मेरी लाश के ऊपर झारखंड बनेगा। जैसे ही कोलिजन गवर्नमेंट का कंपल्सन आया, झारखंड को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। लालू जी ने बोला था ना कि बिहार नहीं बटने देंगे, लेकिन जैसे ही सरकार बचाने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थन की जरूरत पड़ी, लालू जी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो डिमांड था उसको मान लिया और बिहार विधानसभा में बिहार को डिवाइड करने का प्रस्ताव को पास करा दिया। 2000 में जो झारखंड बनने का जो प्रपोजल है, जो बिहार विधानसभा ने पास करके दिल्ली भेजा था, ठीक है, जो कि एक रिक्वायरमेंट होती है, वो किसके लीडरशिप में हुआ था, लालू जी के समय में हुआ था। तो जबकि वही लालू जी हैं जो बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, बिहार का जो कोलिजन है, अगर देसी भाषा में आपस की बात करें तो उसमें तो वो तो बिल्कुल अपॉर्चुनिस्टिक है, उसके पीछे कोई प्रिंसिपल नहीं है। लेकिन हम ये बात तो लिख नहीं सकते, तो फिर हम लोग हमें क्या करना होगा, हमें फिर उसी को थोड़े से डिग्निफाइड तरीके से करना होगा। डेवलपमेंट ऑफ बिहार इज द मेन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इज द मेन लॉजिक बिहाइंड, ठीक है, और इस टू मेंटेन सेकुलरिज्म, टू मेंटेन ये वो जो कुछ भी दिखता है, डेवलपमेंट एंड सेकुलरिज्म इज द मेन एजेंडा ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट इन बिहार।
और ऐसा ही इसके पहले भी रहा है, लालू जी के टाइम पे भी रहा, ऐसा ही वर्तमान जो महागठबंधन के समय रहा या एनडीए के समय भी मेन एजेंडा यही रहा, टू एंश्योर डेवलपमेंट ऑफ बिहार, एंड सेकंड वाला जो ये होता है टू मेंटेन सेकुलरिज्म इन बिहार। ठीक है, इसी तरह की बातों के साथ आपको निकल जाना होगा। कहीं ये नहीं लिखना होगा कि इस बिहार में जो भी कोलिजन गवर्नमेंट है उसका मुख्य उद्देश्य हमेशा मुख्यमंत्री बने रहना है, इसका प्रिंसिपल से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा क्वेश्चन था ये। हाँ? अब जो बताया तब से क्या बता रहा था? बी वाले में देखो, बी वाले में है कि क्वेश्चन पूछने के लिए क्वेश्चन केवल मत पूछा करो, हमेशा जो बताएं उस समय सुनते। देखो क्वेश्चन पूछने के टाइम में एक दिमाग में आता है ना कि जब आप डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे क्वेश्चन पूछना है तो बोलने वाले की बात सुनना छोड़ देते हैं आप। ठीक है, सुनना छोड़ देंगे तो क्या होगा, जो बोल रहे हैं वो सब जीरो हो गया, उसके बाद आप जो सोच रखे हैं उसी को पूछ लेंगे, आपका ईगो सेटिस्फाई हो जाएगा। पहले हम जो बोल रहे हैं उसको सुनो, मेहनत से बोल रहे हैं ना। बी वाले में क्या है, जैसे बी में ये पंचायती राज सिस्टम सब जानते हैं, इसमें कोई नहीं है, ये कॉमन क्वेश्चन है। जैसे बिहार का कोई भी पॉलिटी का, बीपीएससी का पॉलिटी का जब लिस्ट बनता है तो ये सब टॉपिक बनता है, कोई भी टॉपिक आउट ऑफ माने विजिबल जो लिस्ट बनता है उसके बाहर नहीं पूछा है। कोलिजन गवर्नमेंट हमेशा बिहार का लिस्ट में रहता है, पंचायती राज बिहार के लिस्ट में रहता है, सेंटर स्टेट रिलेशन बिहार के लिस्ट में रहता है। ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर वगैरह लिस्ट में हमेशा रहता है। ठीक है, ये सब कभी लिस्ट के बाहर नहीं रहता है। ठीक है, पार्ट 2 में अगर जा रहे हैं तो पार्ट 2 में देखो जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ, राइट शॉर्ट नोट्स शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए लिखिए। अब इसमें एक सारा का सारा क्या किया है, ज्योग्राफी कर दिया, ये एक सीडीएम वाला किया हुआ है। ये जो बी वाला है ये क्या है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एनर्जी इन इंडिया, आर द सफिशिएंट मीट टू डू डोमेस्टिक नीड्स, व्हाट आर द पॉसिबल अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी फॉर इंडिया, प्रेजेंट अ क्रिटिकल रिव्यू। अब सोच के देखो 8 नंबर शॉर्ट नोट्स में जिसको 75 से 80 शब्द से ज्यादा आप लिख ही नहीं सकते, उसमें इतना सारा चीज पूछे हुए हैं। ये तो फुल लेंथ क्वेश्चन हुआ ना ये। अब क्वेश्चन कहाँ पूछा हुआ है भाई, अल्टर जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी आप जानते हैं, हम लोग डायग्राम बना के लिखे हुए हैं, कोयला का कितना है, तो हाइडल का कितना है, रिन्यूएबल का कितना है, ये सब हम लोग डायग्राम बना के परसेंटेज लिखे हुए हैं। ठीक है, तो यही पूछ रहा है ये। तो उसी तरह से आप भी जब ये शॉर्ट नोट्स लिखने जाएंगे तो पूरे डिटेल में लिखने के बदले डायग्राम बना करके सारे सोर्सेज को लिख देंगे। और उसके बाद आपको दीज डेज गवर्नमेंट इज वर्किंग टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन थर्मल पावर प्लांट एंड अदर फॉसिल्स फ्यूल एंड टू इंक्रीज डिपेंडेंस ऑन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। फिर उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी में आकर के जो रिन्यूएबल एनर्जी का इंडिया प्रेजेंट क्रिटिकल रिव्यू ऑफ, ठीक है, ये हो रहा है तो प्रेजेंट में क्या हो रहा है, और उसमें 2-1 लाइन लिख देंगे कि रिन्यूएबल एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है, पॉलिटिकल सपोर्ट और इट हैज सम प्रॉब्लम रिलेटेड विथ टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ इट, रिक्वायर्ड मेंटेनेंस, और ये वो 2-1 लाइन लिख देंगे, इससे ज्यादा की इसमें जरूरत है नहीं। ठीक है, तो ये इसमें क्वेश्चन में है। उसके बाद है कि तो ये भी एक तरह से ज्योग्राफी हो गया, देखो है इकोनॉमिक्स है लेकिन है ये भी ज्योग्राफी हो गया, पहला वाला भी ज्योग्राफी हो गया। मॉनसून तंत्र, एनालाइज द मैकेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन मॉनसून सिस्टम, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना आप। ठीक है, और इंडिया में डिस्कस द स्टेट ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री इन इंडिया, एनालाइज इट्स फ्यूचर इन कंट्री। ठीक है, तो इंडिया में टूरिज्म सेक्टर के लिए क्या क्या इनक्रेडिबल इंडिया है, बिहार में सर्किट सारे बन रहे हैं, ये सब हम लोग बार बार बोलते हैं भाई। कई तरह का टूरिज्म है, आपका कल्चरल टूरिज्म है, रिलीजियस टूरिज्म है, उसके बाद ये नेचुरल टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म, उसके बाद रिलीजियस टूरिज्म हो गया। उसके बाद जाएंगे तो हेल्थ टूरिज्म भी आता है। ठीक है, बिहार में जाएंगे तो बिहार में एक नानी के यहाँ भी एक टूरिज्म का पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है नानी के घर जाना। ठीक है, ये भी चाहे तो लिखने में बुराई नहीं है, एक छोटा सा एक सेंटेंस लिख देने में कि इन बिहार वन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टूरिज्म इज विजिटिंग विथ रिलेशन। ठीक है, विजिटिंग विथ रिलेटिव, स्पेशली नानी के घर। एक ये सच्चाई है, ये सच्चाई है बिहार में 80% जो कहा जाए, 80% नहीं 60% जरूर नानी के घर, गर्मियों की छुट्टी में नानी घर तो जाना ही जाना है। ठीक है, जाना है एकदम पक्का, उसमें आता है। तो ये हो गया। उसके बाद जाएंगे तो टूरिज्म का हो गया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा पता नहीं क्या किस कारण से पूछे हैं, ये एक्चुअली इंक्लूसिव डेवलपमेंट है। ये देखो, ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट का क्वेश्चन था। डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन इन बिहार एंड कमेंट ऑन द लेवल ऑफ सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। ये भी ज्योग्राफी में, ह्यूमन ज्योग्राफी जो पढ़ाए होंगे सुबोध जी, तो जरूर बताएंगे कि कहाँ कहाँ ट्राइबल्स हैं, कहाँ कहाँ शेड्यूल कास्ट है। आप चाहे सबसे अच्छा तरीका ये हुआ कि बिहार का मैप बना के दिखा दे तो ज्यादा अच्छा है कि भाई कहाँ पे वो जो बेतिया वाला पोर्शन है वहाँ पे कौन कौन है। पश्चिमी चंपारण वाले में, आप भागलपुर वाले में जाएंगे तो संथाल वगैरह होते हैं,
कुछ कुछ और जाएंगे तो गोंड, जो बिहार में गोंड करके जाति होती है, वो उसको मिस इंटरप्रेट करके उसको ट्राइब मान लिया गया है। नहीं नहीं, छपरा वगैरह में है, सब जगह है। गोंड जो है वो जाति है, जो भूंजा भूंजने वाला जो जाति होती थी परंपरागत रूप से, वो एक जाति है वो। हाँ गोंड, लेकिन हाँ हाँ समझ रहा हूं, लेकिन उस गोंड को उन्होंने क्या किया हुआ है, टेक्निकली गोंड बना दिया है। नहीं तो छपरा में कहां से जनजाति आएंगे भाई? छपरा में सिवान में जनजाति हो सकता है, कहां से जनजाति होगा? वहां जनजाति का तो मतलब नहीं है। वही जो गोंड है उसी को उन्होंने गोंड बना करके और ट्राइबल बनाया हुआ है। तो आप चाहें तो, लेकिन मेजर दिखाने का बात हुआ कि भारत इंडिया बिहार में जाएंगे तो मेनली जो ट्राइबल्स हैं वो ट्राइबल्स वेस्ट चंपारण में है और भागलपुर में है। भागलपुर जमुई, वो संथाल जो है, तो संथाल, और ये आपका पश्चिमी चंपारण में कौन, थारू, कौन से हैं? थारू है ना पश्चिमी चंपारण में, थारू पूरा पॉकेट ही है वो। ठीक है, तो इसको दिखा देंगे, अनुसूचित जाति सारे जिले में है। ठीक है, तो और उसके बाद उसका परसेंटेज दिखा देंगे, डेमोग्राफिक अगर प्रोफाइल अगर आपको याद होगा तो उनका कितना परसेंट वो है। अभी के कास्ट सर्वे में भी आया था, सब लोगों ने पढ़ा हुआ कि अनुसूचित जाति का परसेंटेज बिहार में कितना है और कितनी बेरोजगारी क्या है। कास्ट सर्वे हर करंट अफेयर्स का लड़का पढ़ के गया होगा, तो उसके अनुसार। और फिर उसी में आ जाता है कि इनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन बिहार एंड कमेंट ऑन, वो कास्ट सर्वे का एक सेक्शन उठा के पूछ दिया है। कास्ट सर्वे वाले में से बिहार में अनुसूचित जाति जनसंख्या के वितरण का वर्णन कीजिए तथा इसकी सामाजिक आर्थिक दशाओं में स्तरों पर टिप्पणी कीजिए। तो वो कास्ट सर्वे में से जो SC ST के लिए 2 या 3% बिहार में टोटल ST हैं, SC अनुसूचित जाति कितना है और उनका कास्ट सर्वे के अकॉर्डिंग क्या, यही क्वेश्चन पूछा हुआ है सीधे सीधे। तो कास्ट सर्वे का रिपोर्ट अगर आपने पढ़ा होगा तो आप इस आंसर को लिख देंगे, नहीं तो बात बनाएंगे। ठीक है, बस इतना ही इसमें है। उसके बाद है ई ऑप्शन में जाएंगे तो डिवाइड इंडिया इनटू मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन एंड डिस्क्राइब द रीजन विच द लैंड ऑफ बिहार स्टेट इज इंक्लूडेड। ये भी ज्योग्राफी हो गया। तो 5 के 5 शॉर्ट नोट्स कहां पहुंच गया? सब ज्योग्राफी में पूछ दिया। इसको हम इकोनॉमिक्स में दावा नहीं कर सकते। एक वो एनर्जी वाला है, उसको कुछ कर सकते हैं टेक्नोलॉजी में, साइंस टेक्नोलॉजी में, लेकिन अदरवाइज पांचों के पांचों ज्योग्राफी का शॉर्ट नोट्स पूछा है इस बार। फिर इसका मीनिंग ये नहीं हुआ कि अब कल से इकोनॉमिक्स की क्लास सुबोध जी को लगा देंगे, सुबोध जी को लगा करके पढ़ा देंगे। फिर ये अगली बार क्या होगा, अगली बार चेंज हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो सेट किए हुए उनके पास एक कंप्लेन जाएगा कि पूरा अपने सेक्शन बी को, पूरा एक माइनर, बिहार के लोगों को इकोनॉमिक्स जानना जरूरी नहीं है, पूरा विश्व इकोनॉमिक्स के पीछे भाग रहा है, पूरे देश इकोनॉमिक्स के पीछे भाग रहा है और बिहार ज्योग्राफी के पीछे भाग रहा है। ठीक है, तो यहां तो कोई नॉलेज यूज ही नहीं हो पा रहा है। खैर, अब देखो इसका जो शॉर्ट नोट्स पूछा, यहां भी वही क्लाइमेट कंडीशन, अभी ज्योग्राफी हो गया। जनसंख्या निदेशालय 2011 के अनुसार बिहार की कुल आबादी वृद्धि पर प्रकाश डालिए। 2011 की जनगणना बिहार की जनसंख्या विवेचना कीजिए, राज्य में कार्यशील जनसंख्या की प्रवृत्ति पर भी प्रकाश डालिए। हाउ द सिटी इज क्लासिफाइड बाय डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये भी ज्योग्राफी ही हो गया। ठीक है, उसके बाद एक्सप्लेन द टिकल डाउन, ये इकोनॉमिक्स है, सेकंड 5 ईयर प्लान है। ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है वैसे ट्रेडिशनल, क्योंकि ट्रिकल डाउन इफेक्ट आप जानते हैं सेकंड 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव है और उसको प्लान से जोड़ के भी पूछ रहा है। मैंने इसको पूरे इकोनॉमिक्स के सिलेबस में यही मिला हुआ है, नीति आयोग नहीं मिला उसको, कहीं कुछ नहीं मिला। क्या मिला है? एक्सप्लेन ट्रिकल डाउन थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स, इट्स मेजर एलिमेंट्स, बेनिफिट्स, इन लिमिटेशन, क्रिटिसिज्म इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग। इंडियन प्लानिंग के सेंस में ओवरऑल इंडियन प्लानिंग, और उसमें ट्रिकल डाउन इफेक्ट का क्या रहा है? तो ट्रिकल डाउन हमेशा रहा, मालनुबिस मॉडल को इंडिया ने फॉलो किया, अभी भी जाएंगे आफ्टर 1991। अभी भी आपने क्या किया? आपने मिक्स्ड इकोनॉमी का ओरिएंटेशन, मिक्स, नाउ द मिक्स्ड इकोनॉमी इंक्लाइन टुवर्ड्स कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म की तरफ आ गया, लेकिन अभी भी ट्रिकल डाउन चल रहा है। जैसे हम लोग कई बार क्लास में डिस्कस किए हुए कि जीडीपी ग्रोथ, जैसे एक हवाई जहाज का पायलट है, एरोप्लेन बिजनेस अगर बढ़ता है तो एक थॉट कहता है कि हवाई जहाज से एक रिक्शे वाले को क्या फायदा है। भाई हवाई जहाज का बिजनेस हम लोग कई बार क्लास में बोलते हैं कि बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई के बीच में बुलेट ट्रेन बनेगा, उससे बुलेट ट्रेन चलेगा तो एक रिक्शे वाले को क्या फायदा होगा, कई बार चर्चा करते हैं। तो यहीं पर ट्रिकल डाउन हुआ। ये बुलेट ट्रेन के बनने से क्या होगा? वो जो बनेगा वो पूरा ट्रैक बनाने में लाखों लोगों को, हजारों इंजीनियर को, उसके नीचे सुपरवाइजर को, उसके नीचे ट्रक ड्राइवर को, सीमेंट बनाने वाले को, स्टील बनाने वाले को, अदरवाइज ये सारे जो बनाने वाले मजदूर हैं उनको सर्विस प्रोवाइड करने वाले को, दैट इज कॉल्ड ट्रिकल डाउन। एरोप्लेन में हवाई पायलट है, जब हवाई जहाज से उतरेगा तो टैक्सी करेगा, वो ओला उबर करेगा, ट्रिकल डाउन हो गया। जब वो उतरेगा सब्जी खरीदेगा, ट्रिकल डाउन हो गया। उसकी नौकरी छूट जाएगी तो ये पूरा जो चेन है वो चेन रुक जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने ट्रिकल डाउन को लेकर के एक अप्लाइड क्वेश्चन पूछा है, लेकिन जो नहीं लिख पाएगा उसके लिए सेकंड वाला उससे भी आसान है।
ऑप्शन वाला जो ज्योग्राफी का है, ज्योग्राफी पे ही फोकस किए हुए हैं, तो सेकंड वाला और आसान है। ये थोड़ा चैलेंजिंग है, तो इसको ये वाला अच्छा है। ठीक है, जो कल ही चर्चा कर रहे थे डेमोग्राफिक डिविडेंड में, चर्चा कर रहे थे ना कि भाई जब 40 करोड़ कपल और 40 करोड़ कपल जब बाइंग करना शुरू करेंगे तो उसके बाद क्या होगा। अभी 18% लोगों के पास वॉशिंग मशीन है इंडिया में, चाइना में जाएंगे तो 85% लोगों के पास है। तो ये जो 18% है, ये 18 ही रहेगा। जैसे से इलेक्ट्रिसिटी गांव गांव पहुंचा है, तो दहेज के लिस्ट में वॉशिंग मशीन तो शामिल हो ही गया है, तो हो गया है। तो कम से कम 40 करोड़, अभी 40 करोड़ कपल हैं, सोचो सब ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन और क्या क्या सब खरीदाएगा, टीवी खरीदाएगा। तो इस तरीके से जाएंगे तो हर जगह टैक्सी के मामले में 1000 लोगों में सिर्फ 200 लोगों के पास कार है, जबकि अमेरिका में जाएंगे तो 1000 में 500 लोगों के पास कार है, तो बाकी लोगों के पास ये मोटरसाइकिल या इस सब। तो इस तरह से ग्रोथ होगा। तो लेकिन ये चैलेंज ठीक है। तो इसमें ये अच्छी बात ये है कि इसका जो सेकंड पार्ट है, वो सेकंड पार्ट अच्छा है। सेकंड पार्ट वाला में मॉनसून सिस्टम और क्या क्या, तो ये आप जनरली रिकमेंडेड ये होगा, रिकमेंडेशन यही होगा कि ये वाला क्वेश्चन को ले लें। ठीक है, पेपर डिफिकल्ट, सेकंड पार्ट भी डिफिकल्ट नहीं है, ज्योग्राफी पे फोकस है, लेकिन शॉर्ट नोट्स में से कोई भी शॉर्ट नोट्स ऐसा नहीं है जो आप लिख नहीं पाए, सब लिखने वाला क्वेश्चन है। फुल लेंथ में भी जाएंगे तो क्वेश्चन लिखने वाले हैं। साइंस टेक्नोलॉजी में व्हाट इज द रोल ऑफ कंप्यूटर इन मॉडर्न सोसाइटी, कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है भाई, कंप्यूटर का यूज में जाएंगे तो भाई आप इसको डिवाइड कर लीजिए, सोशल मीडिया, ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स, पॉलिटिकल, एजुकेशनल पर्पस। आप 10 तरह का शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए कोई कंटेंट की कोई कमी नहीं है आपके पास। नेक्स्ट है विथ सुटेबल एग्जांपल डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड सोशल डेवलपमेंट। टेक्नोलॉजी और सोशल डेवलपमेंट, तो टेक्नोलॉजी में आप डिफाइन कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी में स्पेस टेक्नोलॉजी का किस तरह से भाई सोशल डेवलपमेंट में यूज हो रहा है। टेली मेडिसिन है, टेली एजुकेशन है, आपने पढ़ा रखा है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स है, उसका यूज हो रहा है। तो इस तरह से कई जाएंगे तो वहां पे। फिर उसके अलावा जाते हैं तो जीपीएस वगैरह का जो यूज है, ये सारा का टेक्नोलॉजी का सोशल यूज हुआ। एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्टेशन, इसके अलावा नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, सब जगह हो गया। उसके बाद जाते हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, सोशल मीडिया से लेकर के हेल्थ से लेकर के एजुकेशन तक। बायोटेक्नोलॉजी का फूड सिक्योरिटी और मेल न्यूट्रिशन। ठीक है, आप लिखेंगे तो लिखने के लिए कोई आपके पास फैक्ट की कमी नहीं होगी, शॉर्ट नोट्स के नीड के अकॉर्डिंग। उसके बाद जाएंगे तो डिस्कस द रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ बिहार। ठीक है, बिहार में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो कई सारे एग्जाम्पल हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें, जैसे इथेनॉल का प्रोडक्शन है, तो प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर में जाएंगे तो ठीक। अच्छा, इंडस्ट्रियल डेवलप, फूड प्रोसेसिंग में जाएंगे तो ठीक है। तो कई सारे, अब बिहार के इंडस्ट्री को फोकस करके अगर आप लिखना चाहें, अदरवाइज चाहे तब तो कोई दिक्कत नहीं है। बायोटेक्नोलॉजी का इंडस्ट्रियल यूज है ही, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इंडस्ट्रियल यूज है। ठीक है, तो ये सारे के सारे, अदरवाइज रिन्यूएबल एनर्जी का इंडस्ट्रियल यूज है। ठीक है, तो जो भी साइंस टेक्नोलॉजी के आपको टूल दिखाई देते हैं, ठीक है, वो सब उसका इंडस्ट्रियल यूज हो सकता है। भाई आप मेडिकल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, मेडिकल यूज ऑफ न्यूक्लियर, तो आप भी तो वहां भी तो ब्रीथ, वहां भी तो हेल्थ के लिए आप रेडियो आइसोटोप्स वगैरह को यूज कर सकते हैं। ठीक है, और उसके प्रोडक्शन के लिए काम कर सकते हैं। लेकिन अगर इस सब चीज को अगर छोड़ देते हैं, तब भी आप जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, तो इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के, प्रोडक्शन से लेकर के, मार्केटिंग से लेकर के, डिजाइन से लेकर के, सप्लाई चेन मैनेजमेंट से लेकर के, सब जगह आप इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, ठीक है, आप स्पेस टेक्नोलॉजी का, जीपीएस वगैरह का, आप इस रिन्यूएबल एनर्जी का, रिन्यूएबल क्लीन सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यू कैन प्रोवाइड क्लीन सोर्सेज ऑफ एनर्जी फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। बायोटेक्नोलॉजी में जाएंगे तो इथेनॉल का प्रोडक्शन हुआ, इथेनॉल के प्रोडक्शन में आप इसको यूज कर सकते हैं। अदरवाइज जाएंगे तो लेदर इंडस्ट्रीज वगैरह के प्रमोशन, फूड प्रोसेसिंग में आप कई जगह पे इसका यूज कर सकते हैं। तो शॉर्ट नोट्स के नीड के अकॉर्डिंग आपके पास कोई फैक्ट की कमी इसमें नहीं है। ठीक है, उसके बाद जाएंगे तो ये एक थोड़ा ट्रेडिशनल क्वेश्चन था, डिस्कस हाउ मॉडर्न टेक्नोलॉजी हेल्प अस ड्यूरिंग कोरोना पेंडेमिक। तो ठीक है, कोरोना पेंडेमिक में आरोग्य सेतु ऐप था, आरोग्य सेतु ऐप से इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज हुआ ये। ठीक है, दूसरा जाएंगे तो वैक्सीन, बायोटेक्नोलॉजी का यूज हुआ ये। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो भी ट्रेसिंग है, स्पेस टेक्नोलॉजी में जाएंगे तो जीपीएस वगैरह का यूज हुआ। तो सबसे बड़ी बात है कि बायोटेक्नोलॉजी को ही, जो वायरस था उसका जीनोम, वायरस का जीनोम सीक्वेंसिंग किया गया, तो इससे आपको उसके वेरिएंट पता चले। वैक्सीन आपने बनाया, उस सबका एग्जाम्पल दे देंगे।
उसके अलावा जाएंगे तो आरोग्य सेतु, उसके अलावा जाएंगे तो आरटीपीसीआर टेस्ट, ये सब जो टेस्ट वगैरह हुआ, लिखने के लिए मैटर की कोई कमी नहीं है। ठीक है, उसके बाद जाएंगे तो राइट नोट ऑन द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जाएंगे तो इजी है, सीडीएम क्लीन डेवलपमेंटल मैकेनिज्म, आप जानते हैं कई सारा यूज करते हैं हम लोग, अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी यूज करेंगे तो कार्बन इमिशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सस्टेनेबल नहीं हुआ ये। उसके जो अलावा जाएंगे तो एलईडी वगैरह जो यूज कर रहे हैं आप, तो दोनों हमने कई बार बताया हुआ है कि भाई उसमें जाएंगे जैसे 70% ऑफ द कार्बन इमिशन कैन बी कंट्रोल्ड विद द यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। इसके अलावा जाते हैं तो स्टार रेटिंग कर रहे हैं आप, इसके अलावा जाते हैं तो आप ये जो एलईडी बल्ब वगैरह यूज कर रहे हैं, इसके अलावा जाते हैं तो भारत स्टैंडर्ड 6 आप यूज कर रहे हैं, इसके अलावा जाते हैं तो एलपी वो जो उज्ज्वला स्कीम है वो यूज कर रहे हैं आप। ठीक है, तो इसमें भी लिखने के लिए कोई क्वेश्चन की आपको कमी नहीं है, मेनी टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड, ठीक है, फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, उसके बाद जाते हैं तो इस दोनों में से एक लिखना है, तो ये नैनो टेक्नोलॉजी सीधे सीधे दिखाई दे रहा है तो काहे लिए इसमें जाके स्ट्रगल करेंगे, वैसे ये भी हम कई बार बोल चुके हैं। टेक्नोलॉजी इज द रीजन और टेक्नोलॉजी इज द कॉज, टेक्नोलॉजी इज द कॉज ऑफ पॉल्यूशन एंड टेक्नोलॉजी इज द सॉल्यूशन ऑफ, ये कई बार हम क्लास में बोल चुके हैं, क्वेश्चन भी हमने पूछा हुआ है इसको लेकर के। ये जो टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, वो प्रदूषण का कारण भी है और उसका समाधान भी है। कैसे कारण है और कैसे समाधान है? क्रूड ऑयल का, फोसिल फ्यूल का यूज करेंगे तो ये कारण हुआ, ठीक है, और आप अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज करेंगे, ग्रीन हाइड्रोजन यूज करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी यूज करेंगे तो ये सोल्यूशन हुआ। ठीक है, उसी तरह से जाते हैं भाई जीपीएस यूज करेंगे, आप जीपीएस नहीं यूज करेंगे, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो कार्बन इमिशन ज्यादा होगा, जीपीएस यूज करेंगे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से ट्रेवल करेंगे तो कार्बन इमिशन कम होगा। मैंने आपको एग्जांपल दे रहे हैं कि किस तरह से टेक्नोलॉजी इज द कॉज ऑफ एंड टेक्नोलॉजी इज द सॉल्यूशन ऑफ। आप अगर देखना शुरू करेंगे एक करके, आप भाई मान लो ओजोन लेयर डिप्लेशन है तो ओजोन लेयर डिप्लेशन के लिए टेक्नोलॉजी ही रिस्पॉन्सिबल है और टेक्नोलॉजी ही उसका सोल्यूशन है। एसिड रेन के लिए टेक्नोलॉजी ही कॉज है, टेक्नोलॉजी ही उसका सोल्यूशन है। क्लाइमेट चेंजेस में टेक्नोलॉजी ही कार्बन इमिशन करा रहा है और टेक्नोलॉजी ही उसका सोल्यूशन है। ठीक है, ई वेस्ट, टेक्नोलॉजी ही ई वेस्ट का कारण है और टेक्नोलॉजी ही उसका सोल्यूशन है। वेस्ट मैनेजमेंट करिए इको फ्रेंडली तरीके से, आ रहा समझ में? उसी तरह से मान लीजिए साउंड पोल्यूशन है तो टेक्नोलॉजी ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, टेक्नोलॉजी ही उसका सोल्यूशन है। नहीं, तो एक एक करके अगर आप दोनों पार्ट को देखेंगे तो निकल जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेकिन उससे अच्छा था ये वाला नैनो टेक्नोलॉजी, ये वर्ड टू वर्ड आपको याद होगा। नहीं, ये क्लास में हूबहू बार बार पता नहीं क्यों किसी के ध्यान में आ गया है नैनो टेक्नोलॉजी, इसलिए पीछे जितना एग्जाम हुआ है, पीछे 4-5 मेंस में बार बार नैनो टेक्नोलॉजी पूछ रहा है। ये सोचो नैनो टेक्नोलॉजी तक पहुंच गए हैं और नीति आयोग तक नहीं पहुंचे हैं। ये नहीं, नैनो टेक्नोलॉजी तक पहुंच रहे हैं, गरीबी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। यूज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी फॉर सोशल डेवलपमेंट, इतना बुद्धि है और इतना बुद्धि नहीं है कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट पूछ ले, अनएम्प्लॉयमेंट पूछ ले, ये बाकी फूड सिक्योरिटी रिलेटेड, मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, इतना बड़ा एग्रीकल्चर का टॉपिक है, उससे क्वेश्चन पूछ ले, ये इनको ध्यान में नहीं है। सोचो, और पता चला कि और कहाँ पूछ रहे हैं, नैनो टेक्नोलॉजी पे पहुंचे हुए हैं। पूरा एग्रीकल्चर, पूरा सेकंड सेक्शन को पूरा इकोनॉमिक्स माइनस कर दिए, एक भी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन नहीं पूछे। इतना बच्चों को पढ़ा दिया, तो बोल देते कि इस बार इकोनॉमिक्स नहीं पूछेंगे, खाली ज्योग्राफी पढ़ना, तो हमको थोड़ा आराम हो जाता। नहीं है, इसका इन बातों का कोई मीनिंग नहीं है। ये जो हम बोल रहे हैं कि इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन नहीं पूछा, क्या जो पूछा वो सारा चीज विजिबल पार्ट से पूछा है और विजिबल पार्ट आपको तैयार रखना चाहिए, भले वहां से क्वेश्चन पूछे चाहे नहीं पूछे। इस बार नहीं पूछा है तो अगली बार पूछेगा, ठीक है। आपको कैसे पता चलेगा कि क्या पूछेगा? तो इसलिए सबसे अच्छा, सबसे डिसिप्लिन तरीका क्या है कि जो विजिबल पार्ट है हिस्ट्री कल्चर का, करंट अफेयर्स का, डेटा इंटरप्रिटेशन का, पॉलिटी का, इकोनॉमी ज्योग्राफी का, साइंस टेक्नोलॉजी का, वो आप तैयार रखिए, ठीक है, जो आपके बस में है। अब इनविजिबल पार्ट जो आपके बस में नहीं है उसके लेकर के, और सेकंड पार्ट वही बताया कि भाई जब विजिबल पार्ट का आपके पास एक डिफाइंड स्टडी मटेरियल होना चाहिए जिसको आप 10 बार पढ़ें, क्योंकि सारे क्वेश्चन में देखियो नॉलेज की मांग कर रहा है। लोग बोलते हैं मुझसे क्वेश्चन नहीं लिखा जा रहा है, भाई आएगा नहीं, उसका विषय ही नहीं आएगा तो कहां से लिख पाएंगे? नॉलेज होगा और नॉलेज के साथ यूज टू होंगे, और आज पढ़ के कल नहीं लिख सकते, आज पढ़ेंगे उसके साथ थोड़े अपनापन होगा तब उसका यूज हो पाएगा। यूज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, यूज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी फॉर सोशल डेवलपमेंट, ये तभी हो पाएगा जब आपको सोशल का डायमेंशन याद रहेगा,
इंडस्ट्री का डायमेंशन याद रहेगा और इसमें टेक्नोलॉजी वाला डायमेंशन याद रहेगा, तभी तो कनेक्ट कर पाएंगे आप। टेक्नोलॉजी का डायमेंशन याद नहीं आ रहा है, सोशल का डायमेंशन याद नहीं आ रहा है, तो फिर कनेक्ट कैसे करेंगे आप? ये कनेक्ट कब होगा, कैसे होगा? जब कंटेंट पर आपको कमांड होगा। और कंटेंट पर कमांड होने के लिए एकदम से अंतिम छोर पे जाके उछलने की जरूरत नहीं है। क्या करने की जरूरत है? पहले कंटेंट पर कमांड करिए। कहा जाता है कि जो पास करते हैं, जो सक्सेसफुल होते हैं, वो 10% का 100% यूज करते हैं, और जो फेल होते हैं वो 100% का 10% यूज करते हैं। क्यों? सब जगह गए रहते हैं, किसी भी कंटेंट पर कमांड नहीं है। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा तो लिख लेंगे, लेकिन जहां क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया तो फिर वो, लेकिन एक पेपर से एक चीज जरूर क्लियर हो गया कि ये जो एक कई बार जो एक माहौल बनाते हैं लोग कि सर जैसा मेंस का एग्जाम अब तो चेंज हो रहा है, अब तो नया पैटर्न आ गया है, ये करते हैं ना जो पढ़ते नहीं है उनके लिए क्या होता है, वो कोई ना कोई सहारा खोजते हैं। ठीक है, इस पूरे पेपर में कहीं किसी सहारे की आवश्यकता नहीं है, सारा क्वेश्चन विजिबल पार्ट से है। अगर आपने पढ़ा है तो आप इसका उत्तर लिख लेंगे। और फिर वही बात है एक और, बीपीएससी में क्वालिफाई करने के लिए 900 में 900 लाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो एक क्वेश्चन कहीं छूट रहा है तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको हार्डली, हमें लग रहा है कि इस पेपर में 480 उसी से ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। ठीक है, इससे अगर भी इसी तरह का थोड़ा नॉर्मल आ गया तो फिर ये 480 माने मैक्सिमम जनरल कैटेगरी के लिए 495 या 500, माने कम से 500 से कम ही रहेगा। पिछली बार 471 गया है। ठीक है, तो 471 पिछले 67 का है, 68 का अभी रिजल्ट नहीं आया है। उसमें एसए के पेपर इंक्लूड होने के बाद कट ऑफ क्या गया है अभी पता नहीं है, लेकिन हमें लग रहा है कि किसी भी हाल में ये 450 से 500 के बीच में ही रहेगा। चल रहा है, तो इस पेपर में भी वही रहेगा। तो इसलिए 900 करीब, अथवा अथवा सब जोड़ दीजिए, इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है सबको जोड़ दीजिए, तो अराउंड 1500 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। 1500 में 900 का लिखना होता है, और 900 में आपको 450 टू 500 लाना है। मतलब ये हुआ कि अगर कंपेयर 33-40% के बीच में मार्क्स आपको लाना है, जितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और पूरा पेपर दिख रहा है कि इसमें से हार्डली एक आध क्वेश्चन है जो आपके रेंज के बाहर है, जिसको आपने सुना नहीं है। ठीक है, सब आपके सुने हुए में से है। तो 1500 का क्वेश्चन अगर होता है, उसमें 40% लाना बहुत मुश्किल नहीं है, बशर्ते कि जो क्वेश्चन आप लिखें उसको अच्छे से लिखें। हमने कहा कि 900 में 200 नंबर छूट जाता है, और 700 नंबर का भी अच्छे से लिखते हैं, और उसमें अगर 70%, अच्छे का मतलब क्या होता है कि भाई 70% नंबर आएगा, क्योंकि नंबर बीपीएससी में आता है 80-90% तक मार्क्स आता है। 38 में लोगों को 32-33 नंबर तक आता है। डेटा इंटरप्रेशन में तो पूरा पूरा आ जाएगा। तो डेटा इंटरप्रेशन ले लो और बाकी को सबको एवरेज मिला लो तो 70%, तब भी 490 नंबर हुआ। 200 नंबर का क्वेश्चन छूट गया, तब भी आप क्वालिफाई कर रहे हैं। बस कंडीशन क्या होना चाहिए कि जो 1500 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है उसका 50% क्वेश्चन आपको आना चाहिए, और जो आना चाहिए वो अच्छे से आना चाहिए। तो इसलिए विजिबल पार्ट पे फोकस करिए। विजिबल पार्ट पे फोकस करेंगे तो पास करना मुश्किल नहीं है। ये इस तरह के क्वेश्चन को एड्रेस करना, हाँ निश्चित रूप से उसके बाद टाइम भी रहता है आपके पास, तो खूब टाइम है। जैसे अप्रैल तक मान लो मेंस की तैयारी अगर कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद फिर पीटी, और फिर 30 सितंबर को पीटी का एग्जाम देने के बाद आपके पास 3 महीने का टाइम रहेगा इस नोट्स को रिवीजन करने, और यूज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सोशल डेवलपमेंट, यूज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यूज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस तरह के क्वेश्चन के प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास खूब टाइम है, माने बोर हो जाएंगे। 3 महीने का 90 दिन का टाइम रहेगा। 90 दिन में एक दिन में 2-2 क्वेश्चन, 2-2 3-3 टॉपिक पढ़ें, और 2-2 3-3 टॉपिक का क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए खूब टाइम आपके पास रहेगा। ठीक है, तो इसलिए अभी के टाइम पे ही समय के अनुसार काम करना चाहिए। समय को आगे खींचने की आवश्यकता और ज्यादा सीरियस होने की भी आवश्यकता नहीं है। नॉर्मल तरीके से पढ़ते रहिए, टाइम के अनुसार, समय के अनुसार समय आ जाएगा। नहीं, जो जैसा जरूरत होगा उसके अनुसार अपना काम कर लीजिएगा।